बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हफ्ता है, 25 अप्रैल है, 7 ज़िकत और 13 विसाख है। आज का दिन एक ख़ास अहमियत का दिन है। आपको याद है कुछ दिन पहले मैं करता था कि आज के दिन इम्पोर्टेंट क्या क्या हुआ, लेकिन आज के दिन पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर, पाकिस्तान की पूरी 80 साल सियासी तारीख़ के अंदर एक ऐसा दिन आज कहा जा सकता है जिसने पाकिस्तान की पूरी सियासत पलट दी, जिसने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी मिथ जो थी वो ख़त्म कर दी, बहुत बड़े बड़े बुत जो हैं वो तोड़ दिए। आज का मेरा टॉपिक, वाहिद टॉपिक यही होगा जिस पे मैंने बात करनी है। लेकिन इससे पहले जो खलीज की सूरत हाल है, मेरे ज़रा मैं वो आपसे शेयर कर लूँ। ईरान के जो अब्बास इरागची साहब हैं वो तो पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए हैं, और इतलात ये हैं कि अमेरिका की जानिब से भी जेराल्ड किशनर और विटकॉफ जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। ट्रंप ने ये बात कही है। ट्रंप की गल का मैं कोई एतबार भी नहीं करता भाई, क्योंकि वो एक दफ़ा अदाकार नन्हे से जब पीटीवी में ना लाइव सब कुछ होता था, रिकॉर्डेड नहीं होता था, तो खबरनामे का टाइम हो तो जो एंकर थे खबर वाले वो नहीं मिल रहे थे, तो प्रोड्यूसर ने भागते भागते नन्हे को देखा, अदाकार नन्हे को, माजी का अजीम मज़ाही अदाकार, तो उन्होंने कहा नन्हे तुम खबरें पढ़ दो। उन्होंने कहा मैं पढ़ते देंगे, पर यकीन किसी ने नहीं करना। सेम यही बात अब ट्रंप पे आती है, उसकी किसी बात पे कोई बंदा यकीन करने को तैयार नहीं। अब वो कहता है कि जी मैं विटकॉफ को और जेराल्ड किशनर को जो है वो भेज रहा हूँ। अच्छा, इसमें दोनों जानिब से दो अहम लोगों को माइनस किया गया है। ईरान की तरफ से जो उनके मेन उस मुज़ाकरात का मेन शख्स था ना, कालीबॉफ, उनको माइनस किया गया है। तो दूसरी जानिब अमेरिका की तरफ से जो जेडी वेंस है उनको माइनस कर दिया गया है, और कहा यह जा रहा है अमेरिका की जानिब से कि जी चूँकि क्या कहते हैं वो कालीबॉफ नहीं आ रहे तो जेडी वेंस भी नहीं आ रहे। लेकिन असल सूरत हाल ये है कि ये जो दो बंदे आए हैं जेराल्ड और विटकॉफ, ये इसराइल नवाज कहे जाते हैं। इनका झुकाव शुरू से इसराइल की तरफ है, इनके कारोबार भी इसराइल के साथ हैं, इनके कुर्बतें भी जो हैं वो इसराइल के जो वज़ीर आज़म है उसके साथ हैं। और मज़े की बात यह कि जो इसराइल का वज़ीर आज़म है उसको कैंसर हो गया है, और नेतन्याहू के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि उसका इस जंग के दौरान ही ऑपरेशन हुआ और वो कैंसर का ऑपरेशन हुआ। बस ठीक है, अल्लाह ताला बुरे की रस्सी दराज रखता है, कैंसर से बच गया। लेकिन मेरा ये यकीन है कि बदुआओं से नहीं बचेगा, और उसका अंजाम आप लिख लीजिए कि बुरा होगा। इससे पहले जो मुर्शद आयान थे उसकी एक आँख ख़राब थी तो चिट्टी और सब पट्टी बननी फिर सी। अच्छा, ये जो नेतन्याहू है इसकी जो है अपना, मेरे मुंह से ना पता नहीं क्यों जरदारी निकल जाता है, मैं बात कर रहा हूँ ट्रंप की, तो ट्रंप के जो दामाद है उससे इसकी बड़ी यारी है। और कहा यह जाता है कि जितनी दिहाड़ियाँ ट्रंप का दामाद लगा रहा है वही लगता है जो किसी पाकिस्तान के सदर का दामाद है। और वो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर कारोबारी जो लोग हैं वो नवाज शरीफ, जरदारी, इन लोगों ने जिस तरह हुकूमत को कारोबार बनाया, बिल्कुल उसी तरह ट्रंप ने, मुझे ऐसा लगता है कि वो सारा कुछ पैटर्न जो है वो अपना लिया है। मुझे तो अब अमरीकियों के ऊपर हंसी आने लग गई है कि मैं समझता था अमरीकी बड़े कोई समझदार जे कौम है ये, लेकिन मुझे पता चला कि वो कितने ज़्यादा जहनी तौर पर पसमानदा है कि उन्होंने एक जहनी मरीज़ को अपना सदर मुंतखब किया है। खैर उधर भी मेरी बात याद रखिएगा, दिन थोड़े ने उधर हूँ ऐसा टुर जाना है, दिन रह गए थोड़े। ट्रंप पूरा जोर लगा रहा है कि ईरान में उसको फतह मिल जाए ताकि उसका जो गिरा हुआ अवाम के अंदर वकार, मेयार और पसंदीदगी है वो कोई वापसी हो। क्योंकि ताज़ा सर्वों के अंदर तो ये बात सामने आ गई कि ट्रंप को अमरीकियों ने कहा कि साड़ी जान छाड़ दे, जा सर पीछे छाड़ दे। एनीवे, ये सारी सूरत हाल है। अब आप अंदाज़ा करें कि यहाँ से इराकची ने अमान जाना है, ओमान से रूस जाना है। रूस के साथ इराकची साहब की मुलाकात को अब ज़रा इसका जवाब समझें कि वहाँ से ज़ेलेंस्की साहब जो हैं, जिनकी मुल्क की रूस के साथ जंग चल रही है, ज़ेलेंस्की साहब सऊदी अरब जो हैं पहुँच रहे हैं दूसरी दफ़ा। यानी इससे ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो एक खिंचाव है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, और वो जब तक
आई एम सॉरी टू से कि जो जब तक वो हुक्मरान ऊपर बैठे हुए हैं जो ईरान को तबाह करने के लिए इसराइल से मिल सकते हैं, वो ईरान कुछ भी कर ले मामला ठीक नहीं हो सकते। इराकची साहब जा रहे हैं रूस, और रूस का सबसे बड़ा दुश्मन जो है ज़ेलेंस्की, वो सऊदी अरब आ रहा है। अब ज़रा कनेक्शन को आप खुद जोड़ लें कि क्या किस तरह का कनेक्शन बन रहा है। मैंने कहा मैं आपके इल्म में ले आऊँ, लेकिन अगर कोई ये समझे कि ये जो कल इराकची साहब इस्लामाबाद में होंगे और अगर जेडी में वो भी आ जाते हैं, अमेरिका के दोनों लोग जो हैं किश्नर और वेटकॉफ, तो कोई इससे कोई बड़े ब्रेक थ्रू होगा, ये जहन से निकाल दें आप। कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं होना। सारा ना आपको बार बार कह रहा है, वो एक पिछले दिनों बड़ा मशहूर हुआ था, वो एक टिकटॉक पे राणे ने कहता तो कहता, राणे ने कहता तो कहता, समझ ले भाई कि कुछ नहीं जोड़ा। ये बात अपने आप को बिल्कुल क्लियर करके समझा लें। अब आ जाए जी असल चीज़ की तरफ। आज है 25 अप्रैल। आज से ठीक 30 साल पहले 25 अप्रैल 1996 को पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और दुनिया की सबसे 8वीं बड़ी सियासी जमात पीटीआई का आगाज़ हुआ। आज उसका योम तासीस है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा इस हवाले से आपके साथ कुछ शेयरिंग करना चाहता हूँ। जब 1996 में पहला पीटीआई की बुनियाद रखी गई, मैं खबर अखबार का न्यूज़ एडिटर था। ज़िया शाहिद साहब मरहूम, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, और हसन निसार साहब, ये दो लोग, हसन निसार साहब खबरें में कालम लिखते थे और बड़े दबंग कालम लिखते थे, बड़ा आग लगाने वाला कालम लिखते थे। खबरें अखबार बना, जिन लोगों ने खबरें उस दौर का देखा बनाने में, जहाँ बहुत सारे लोगों का रोल था, उसमें हसन निसार साहब का भी रोल था। मैं आपका खाकसार जो बैठा है, वो समझ ले 30 साल पहले कि डग जब बड़ा बूढ़ा होना है, जवान था, और ज़्यादा शायद मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते थे। तो मैं अगर ये कहूँ कि खबरें के लेआउट और सुर्खियाँ जिसकी वजह से अखबार क्लिक हुआ, वो आपके ये जानिसार आपके खादिम की वजह से था। ये सारी मेहनत मेरी होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेन ज़्यादा शायद को होता था। तो ज़िया साहब ने और हसन निसार साहब ने मिल के इमरान खान को सपोर्ट किया। इसमें हमीद गुल साहब का भी रोल था, और इमरान खान को खींच खांच के एक सियासी जमात लाने पे मजबूर कर दिया। हसन साहब ने जमात का नाम रखा। उसके बाद चीज़ें चलती रही। मेरी इमरान खान साहब से पहले इंटरेक्शन हुआ 1997 में। हुआ ये कि अब इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ने जा रहे थे। मीडिया की, उन्हें पॉलिटिकल मीडिया की कोई समझ नहीं थी। सीधा साधा शरीफ से आदमी थे। तो उनके इर्द गिर्द जो लोग थे, उनमें से किसी ने, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आई कि क्या हुआ, किसी ने कहा कि जी, मैं उस टाइम दिन अखबार का एडिटर था, कि जी इसार राना एक बंदा है, उससे भी मिले, और ये और वो। तो मेरे पास आ गए, और मेरे पास आने के बाद उन्होंने मुझसे बात की, मैंने अपनी कुछ चीज़ें की। उन लोगों ने मुझे लेके इमरान खान साहब के पास चले गए। अच्छा, मैं कह रहा था यार मेरी उम्र भी इतनी नहीं है, और मैं क्या खान साहब मुझ पे, मेरी बात पे ट्रस्ट करेंगे, या ये होगा वो होगा। एनीवे, जब मैं गया, मैंने खान साहब से जाके मुलाकात की, तो खान साहब ने अचानक ऑल ऑफ ए सडन को 5 मिनट की मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, मेरा ख्याल है कि हफीजुल्लाह न्याजी साहब भी वहीं पे मौजूद थे, तो और क्या कहते हैं, 1-2 लोग मौजूद थे। एक दोस्त जो मुझे लेके गए थे, मुझे अभी नाम उनका याद नहीं आ रहा, मैं अभी आता है तो मैं आपको वो नाम भी शेयर करता हूँ, जो मुझे वहाँ लेके गए। वो खान साहब ने कहा कि ठीक है, आप इशारा न सको कि आप बताओ कि क्या करना चाहिए। मैंने अपनी नाकिस राय से कहा जी ऐसे। ये वो दौर था जब पाकिस्तान का मीडिया दानिस्ता खान साहब को फ्रंट पेज पे नहीं छापता था। एनीवे, वहाँ से एक कुछ चीज़ें शुरू हुई। मैंने एक दिन, खान साहब भी बैठे थे, तो मैंने कहा कि जी जो मीडिया है, तब अखबार ही सब कुछ होता था, तो मैं क्या इंज करने के अखबार दे जो न्यूज़ एडिटर ने ना, उन्होंने मिलने हैं, कुछ उन्हें तोहफे तहाइफ देते हैं, तो इस तरह करके हम ज़रा उनसे अपना एक PR डेवलप करते हैं। तो सब ने मेरी बात की तायद की। तो अचानक खान साहब खड़े हुए, और खान साहब ने कहा कि मैं ऐसी बातों पे यकीन नहीं रखता, तो मेरा इस मीटिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और वो कह के बाहर चले गए। तो उस पर सब लोगों ने कहा जी खान साहब को तो बात पसंद नहीं आई। तो मैं कहा यार गल लगी है कि उन्होंने मुझ पर एक ट्रस्ट किया है ना,
तो लेट मी डू माई वर्क, मुझे अपना काम करने दें। खैर वो पीटीआई की कोई थोड़ी सी अखबारात में गुंजाइश जाहिर है मैंने वो जो कर सकता था वो की। उसके बाद मैं खान साहब के साथ थोड़ा अटैच रहा, और जब जमाइमा साहिबा की शादी के बाद एक दिन सारे वहाँ पे बड़े बड़े बुजुर्ग खड़े हुए थे, बड़े बड़े नाम खड़े थे। तो मुझे नहीं पता कि खान साहब को क्या हुआ, उन्होंने जमाइमा साहिबा को आवाज़ दी और बुला के मुझसे कहा कि यही इसारा ना, इसका नंबर लो, और अगर तुम्हें कहीं पॉलिटिकल कोई चीज़ की वो होती है तो इससे ज़रूर बात करना। मैंने देखा बहुत सारे लोगों का रंग उड़ गया है कि यह कल दा मुंडा ऐसे नाल एडी, खान साहब की मेहरबानी थी, वो उन्हें शायद टैलेंट का पता होता था या क्या होता था। बहुत सारी मेरी उनके साथ इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ ऐसी हैं जो मेरे दिल में अमानत है जो खान साहब ने मुझसे की, बहुत सारे सियासतदानों के हवाले से की, वो आज भी मेरे दिल में अमानत। और मैंने आज तक एक दफ़ा अपनी बेगम से भी नहीं वो की। भाई ये समझ ले कि जैसे बंदा शादीशुदा अपनी महबूबाओं का नाम छुपाता है अपनी बेगम से, ऐसे ही मैंने वो नाम छुपाया। मैंने आज तक वो भी डिस्कस नहीं किए। एनीवे ये बात में आ गए। इमरान खान के आने के बाद एक वक्त ऐसा भी आया कि फारूक अमजद मीर पंजाब के सदर थे, तो एक जलसे में खान साहब को हम अरेंज किया उन्होंने। तो जब वहाँ पहुँचे तो पता चला कि 100 कुर्सियाँ थी, उसमें 2, 3, 5 बंदे बैठे थे। हमने कहा अब क्या करें। मैं ये कुछ आपको समझाना चाह रहा हूँ, एक बंदे की स्ट्रगल, अज़म और उसका यकीन। हमने खान साहब को कहा आप ना आए जी, क्योंकि अभी ऐसा वैसा। खैर को थोड़ा टालते एक वक्त है, खान साहब ने कहा 10 बंदे बैठे हैं, उन्होंने कहा हाँ मैं 10 में ही आऊँगा। खान साहब 10 बंदों में चले गए, जाके वहाँ के उन्होंने बातें शुरू की। तो फिर इमरान का करिश्मा लोगों ने आने शुरू। एक ऐसी जगह से इमरान खान ने स्टार्ट किया जहाँ पॉलिटिकल स्पेस उनके लिए थी ही नहीं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान के निज़ाम को ऐसे जकड़ा हुआ था ऑक्टोपस की तरह। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, और नवाज शरीफ साहब, अल्लाह उन्होंने सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और इन 2 पार्टियों के दरमियान एक खुफिया मुआहदा ये था कि हमने किसी तीसरे बंदे को नहीं घुसने देना। और इमरान खान अलन ऐलान सब के लिए एक ही बात कहता था कि इस मुल्क को तबाह करने में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का आता है। इन्होंने पाकिस्तान को इतना नोचा, इतना खाया है, एक दूसरे को गालियां देते हैं। बेनज़ीर भुट्टो को पीली टैक्सी, अमरीकी सुंडी और गैर मुल्की एजेंट और अंग्रेज़ों के कुत्ते निलाने वाले, पता नहीं क्या क्या नहीं बेनज़ीर भुट्टो के हवाले। अभी नवाज शरीफ साहब का मैं देख रहा था 3-4 दिन पहले, वो कह रहे थे कि कभी नवाज शरीफ के मुँह से आपने किसी का सुना है? उन्होंने कहा मियां नवाज साहब आप जलसे के अंदर बेनज़ीर भुट्टो को पीली अमरीकी सुंडी कहते रहे, आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कहते रहे कि ये अंग्रेज़ों को कुत्ता निलाने वाला, ये पाकिस्तान को तोड़ने वाला, यहाँ तक आप कहते रहे। मिस्टर जरदारी को मिस्टर 10% आपने मशहूर कराया था, जो तस्वीरें ऊपर से फेंकी गई थी। अब आप बाद में कहते रहे कि एजेंसियों ने फिकवाई थी, आपने उसका पॉलिटिकल माइलेज लिया था। डॉक्टर सईद इलाही गवाह हैं, और वो पीपल्स पार्टी का जो अब जाके अमेरिका बैठ गया है, जो सफ़ीर भी रहा था, जिस पे वो स्कैंडल भी बना था, जिसमें जरदारी साहब ने उसके ज़रिए अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को पैगाम भेजा था कि साड़ी इस्टेब्लिशमेंट तो जान छुड़ाओ। ठीक है, हुसैन हक्कानी वो खुद गवाह हैं इस बात के कि वहाँ हमें एक घर लेके दिया था किराए पे, और हमें तनख्वाहें देते थे नवाज शरीफ साहब के, बेनज़ीर भुट्टो की आपने करैक्टर असैसिनेशन करनी है। मैडम ताहिरा कौन थी? आपने किया। ये इन सारी चीज़ों के अंदर इमरान खान के हवाले से सीता वाइट और पता नहीं किस किस तरह के स्कैंडल जो हैं वो आए। हम भी उनको डिफेंड करने वालों में थे, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम अच्छा जो हमसे किरदार हो सकता था हमने वो भी किया। इन हालात के अंदर इमरान खान ने सियासत में मर्ज किया। आज जो लोग ये कहते हैं कि 30 साल बाद इमरान खान माइनस हो गया, इमरान खान माइनस नहीं हुआ। इमरान खान की जो इर्द गिर्द 2 नंबर क़यादत है वो माइनस हो गया, अवाम ने उन्हें माइनस कर दिया। इर्द गिर्द जितनी भी क़यादत है उनमें से किसी की टके की इज्जत नहीं है। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है, अगर कोई 3 बंदे वो जाके कहीं खड़ा हो जाए 3 बंदे पहचान ले तो आप मुझे कहिएगा, बाकी क़यादत को भी आप देख लें इसी तरह। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो इमरान खान है
اس کو مائنس کرنے والے آج سب مائنس ہو چکے ہیں. نواز شریف نیلا گنبد بنانے میں لگے ہیں, زرداری صاحب اپنی صدارت بچانے میں لگے ہیں, فضل الرحمان اپنے آپ کو معتبر کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو بھی رہا کیا جائے. آج شاید خاقان عباسی نے بھی کہا کہ عمران خان ہوتا تو معاملات کو حل کر لیتا. اس کے خلاف جتنے لوگ تھے, کیا جہانگیر ترین, کیا محمود احمد, کیا پرویز خٹک, کیا کوئی ایکس وائی زی, آج کسی کی کوئی عزت ہے؟ کہا جاتا تھا یہ سیاست نواز شریف کے گھر کی باندھی ہے. آج نواز شریف کی کہیں کوئی ہے؟ اس کو ایک خاتون نے جیل میں بیٹھ کے اور کہتا زیادہ خاتون نے ہرا دیا. یہ عمران خان کی طاقت ہے کہ ایک طرف وہ اکیلا کھڑا ہوا ہے, ایک طرف یہ پورا سسٹم کھڑا ہوا ہے. کیا طاقتور, کیا بیوروکریسی, کیا سیاسی لٹیرے, کیا عدالتیں, کیا الیکشن کمیشن, سب ایک طرف کھڑے اور وہ اکیلا ایک طرف کھڑا اور ڈٹا ہوا ہے. اور اس کو ننگا کرنے کے چکر میں پتہ نہیں کس کس کے کپڑے اتر گئے. یہ عمران خان کی عظمت ہے. پاکستان کی 80 سالہ سیاسی جدوجہد ایک طرف اور پی ٹی آئی کی 30 سال کی یہ سیاست ایک طرف, جس نے پاکستان کا پورا نقشہ ہی بدل دیا. اس سے پہلے کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایک عام آدمی جا سکتا ہے. بھٹو دور میں گئے کچھ لوگ, لیکن جس طرح ایم کیو ایم نے بھی کچھ لوگ بھیجے مڈل کلاس یہ, لیکن اس الیکشن میں فروری کے الیکشن میں 8 فروری کے الیکشن میں بہت بڑی تعداد وہ پہنچی جن کو کوئی نہیں جانتا تھا, عام طبقے کے لوگ. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ پاکستان میں کوئی الیکشن بغیر پیسوں کے بھی جیتا جا سکتا ہے. ہمارا ایک منسٹر یہاں لاہور کا جو ہے, اس نے لوگ صبح اٹھے تو ان کے گھروں کے باہر موٹر سائیکلیں کھڑی ہوئی تھی, پتہ چلا جی وہ اس کی طرف سے آئی ہیں. اتنا مہنگا الیکشن بھی لاہور میں لڑا گیا ہے. لوگوں کو چیک دیے گئے الیکشن سے ایک دن پہلے ان کے شناختی کارڈ لے کے. کسی کو ٹنڈا, کسی کو کدو, کچھ ملا اور وہ پارلیمنٹ میں پہنچ گئے. یہ عمران خان کا معجزہ ہے. یہ عمران خان کا معجزہ ہے کہ آج ریڈی والے کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں طاقت کا منبع کیا ہے اور پاکستان میں سیاست کیسے چلتی ہے. عمران خان نے وہ سارے پہلوان, زرداری, نواز شریف, فضل الرحمان, سب کی سیاست لپیٹ کے رکھ دی. اور وہ جیل میں بیٹھا ہوا آج اتنا طاقتور ہے کہ 10 گھنٹے تقریر کرتے ہیں, وہ ایک ٹویٹ کر دے پوری دنیا میں قیامت مچ جاتی ہے. آج کا دن عمران خان کے عظمت کے نام, اس کی سیاسی جدوجہد کے نام, وہ جدوجہد جو سب پاکستان کے نصاب میں نہیں پڑھائی جائے گی, پوری دنیا کے نصاب میں پڑھائی جائے گی. وہ جدوجہد جس میں ایک عام آدمی ایک عام اس سے اٹھا, مطلب بطور انسان اس کا بہت بڑا کریکٹر تھا, بڑا کچھ تھا. ایک ایسا سیاستدان جس نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ وقف کر دی شوکت خانم کے نام, اور اس نے بڑے بڑے پہلوانوں کو زمین چٹوا دی. آج وہ اپنے گھر میں بیٹھے نیلا گنبد کی کو ٹھیک کر رہے ہیں. اینی وے, عمران خان کو ایٹریبیوٹ دینا تھا, میں نے یہ دے دیا. مظفر گڑھ میں آج پی ٹی آئی کا جلسہ ہے, سی ایم کے پی کے بھی وہاں پہنچ رہے ہیں. پی ٹی آئی وہاں پہ ایک اپنی طاقت جو ہے اس کا یقیناً اظہار کرے گی. کے پی کے حوالے سے 2-3 چیزیں بڑی دلچسپ تھیں. ایک تو یہ تھی کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ جو اسپیکر سلیم سواتی صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ جی مجھے تا عمر نا بہت ساری مراجی میں اسپیکر نو ملی ہے قومی اسمبلی کے چیئرمین سینٹ کو, وہ دے دیں. ہو سکتا ہے دے بھی جاتی, لیکن عوام کا پریشر اتنا بڑا کہ وہ ساری چیزیں اتھی رہ گئیں. یہ ہوتی ہے ڈیموکریسی. ابھی یہ بجٹ سے پہلے آپ دیکھیے گا کہ پی ٹی آئی وہ کے پی کے کابینہ میں سے نااہل جو وزیر ہیں وہ سارے فارغ ہو جائیں گے. نااہل نکمے وزیروں کی چھٹی کا فیصلہ ہو چکا ہے, یہ آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھ لیں گے. ایک جاتے جاتے بڑی چیز میں نے آپ سے کرنی ہے کہ ضلع خیبر میں خوارج کی موجودگی کی اطلاع ملی, 22 خوارج مار دیے گئے. آئی ایس پی آر کے مطابق انٹیلیجنس معلومات ملی تھی. ہلاک کیے گئے بھارتی سرپرست یافتہ خوارج سے اسلحہ گولہ برآمد بھی ہو گیا ہے. اور یہ کے پی کے اندر ایک بڑی کارروائی ہے, اور اس سے جو ہے ایک ناسور جو ہے ختم ہوا ہے. صدر مملکت اعتقاد کر سکتے ہیں, وزیر اعظم نے فورسز کو مبارکباد دی ہے, خراج تحسین پیش کیا ہے. لیکن آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے, جب سے ایران اور امریکہ کی جنگ شروع ہوئی ہے یہ دہشت گردی رک گئی ہے, یا تو دہشت گرد چھٹیاں تو چلے گئے نے,
یا دہشت گرد جو ہے ذرا آرام فرما رہے ہیں کہ جیسے ہی ایران اور امریکہ کی جنگ ختم ہوگی تو ہم زندہ ہوں گے. آپ نے اس دوران کہیں کے پی میں، بلوچستان میں، کہیں آپ نے کہیں کوئی سنا کہ کوئی دہشت گرد نے حملہ کیا ہو یا کچھ کیا ہو؟ بہت اہم سوال ہے یہ، میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اسے ضرور سوچیے گا. اور آخری چیز بھائی جان وہ یہ ہے کہ لاہور میں جو اچھنے میں تو 3 قتل ہوئے، ایک عورت نے اپنے 3 بچوں کو مار دیا. اطلاعات یہ ہیں کہ وہ خاتون جو تھیں وہ کسی اور پہ عاشق تھیں، اور طے یہ ہوا تھا کہ یہ بچے نہیں ہوں گے تو میں شاید تم سے شادی کر لوں. اور اس عورت نے اپنے ہی بچوں، پتہ نہیں اس کی چھری کیسے اٹھ گئی ہوگی، کیسے گردن کاٹی ہوگی، کیسے وہ چیخے ہوں گے. لیکن پچھلے کچھ دنوں سے ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ایک نیا فنومینا ہمارے معاشرے میں آیا ہے، جس میں شادی شدہ عورت جو ہے وہ کسی مرد کی محبت کے شکار میں، وہ میری والی ویڈیو، اس کے بعد 10,000 ویڈیو ایسی آئی ہیں. بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ یار اسلام تو بڑا آزاد لبرل مذہب ہے. وہ کہتا ہے جی آپ کو پسند نہیں آپ کھلا لے لیں، اگر آپ کو کسی پہ دل آ گیا ہے اور آپ نہیں رہن جوگے کسے جوگے تو تسی لے لو. لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ اس سطح پہ چلے جائیں کہ اپنے بچوں کی گلے پہ چھریاں پھیرنی شروع کر دیں، یا اپنے خاندان کی جو عزت ہے اس کا جنازہ نکال دیں. بھئی عشق ہے تمہیں تو باہر نکلو. یہ سوشل میڈیا نے اتنی تباہی پھیری ہے، اتنی تباہی پھیری ہے ہمارے معاشرے کی، کہ مجھے تو اب دکھ ہونے لگ گیا کہ سوشل میڈیا نے کیسے گھروں کو آگ اور جہنم بنا دیے. میں تو تمام خواتین کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ کو بھی زندگی گزارنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا ہمیں ہے، لیکن کم از کم اگر کہیں آپ کو اس طرح کی بے شمار میرے پاس کہانی ہے جس میں شادی شدہ عورتوں نے اپنے خاوند کو چھوڑ کے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں سے تعلقات بنائے، پھر ان کی خاطر انہوں نے پورے گھر برباد کر دیے. اس آگ کو روکنا ہوگا، خواتین کو یہ سمجھنا ہوگا. اور ہماری جو بڑی خواتین ہیں انہیں اپنے ارد گرد بچوں پہ اور خاص کر کے اپنے ارد گرد کی خواتین پہ نظر رکھنی چاہیے. ان کو اخلاقی طور پہ اس بات کو سمجھانا ہوگا. السلام علیکم.